स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड। दिन भर की तमाम बड़ी अहम खबरों को डिकोड करने का वक्त है, क्योंकि हर खबर के पीछे छिपी है एक असल खबर। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड खबर A to Z की। और आज सबसे पहले राम मंदिर और राम भक्तों से जुड़ी एक अच्छी खबर। आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार रायपुर दौरे पर थे, जहां IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा और इसके बाद 14 जनवरी 2024 यानी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मंदिर का शुभारंभ होगा। उन्होंने बताया कि अगले साल तक गर्भगृह में रामलला विराज जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ उनसे कुछ बातचीत करते हैं। रायपुर प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए भी आए हुए थे, उनसे बात करते हैं कि क्या तैयारियां हैं। ये सीधा एक सवाल। अगले वर्ष तक राम मंदिर पूरा होगा। जहाँ राम जी का जन्म हुआ था वहाँ गर्भगृह बन रहा है, रामलला जी विराजमान हो जाएंगे। और 2024 को 14 जनवरी मकर संक्रांति, उस दिन से आप जब सुविधा से आ सकें भगवान के दर्शन के लिए आइए, राम जी के दर्शन करिए, सरयू में स्नान करिए और आपका जीवन सफल होगा। ये थे आलोक कुमार जी, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बता रहे हैं कि राम मंदिर का काम जो अयोध्या में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी, और जो कई मन का एक कौतूहल और एक प्रश्न था कि आखिर कब रामलला विराजेंगे, कब उनके दर्शन मिलेंगे, क्या प्लानिंग है, कैसे काम वहां चल रहा है, इसको लेकर वक्त वक्त पर रिपोर्ट तो आपने देखी होंगी, लेकिन सीधे आज आपको तारीख के बारे में भी IBC 24 के कैमरे पर जो उन्होंने बातचीत की वो आपने सुनी। चलिए अब तारीख पता चल गई है, जिसको लेकर पहले कटाक्ष होते थे, पूरा देश जिसके इंतजार में था। राम मंदिर आम जनता के लिए 14 जनवरी 2024 को खुल जाएगा। ये तारीख क्यों खास है, इसको भी डिकोड कर लें। अगला लोकसभा चुनाव मई 2024 में होना है और उसके ठीक पहले राम मंदिर का आम जनता के बीच खुलना, दर्शनों के लिए खुलना भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। वजह साफ है, सालों तक बीजेपी ने राम मंदिर के लिए आंदोलन चलाया। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम और ऊंचाई पर है, उसमें राम मंदिर से जुड़ा आंदोलन और वो रथ यात्रा जहां से शुरुआत हुई थी काफी अहम है। दूसरी बात, 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति का दिन, यह दिन हिंदुओं के लिए वैसे भी बहुत खास होता है, कई सारे अच्छे परिवर्तनों का संकेत लाता है। तो अब ये अच्छे दिनों का, अच्छे वक्त का संकेत क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 में वाकई शुभ अवसर लाएगा, ये तब बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल तैयारी पूरी है। इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी अपने 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत कर चुकी है। रायपुर स्थित जैनम मानस भवन में इसकी शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ। इसके साथ ही बीजेपी मिशन 2023 में जुट गई। आज प्रशिक्षण वर्ग की उपाध्येयता पर भाजपा प्रशिक्षण विभाग के प्रदेश प्रभारी दीपक पटेल ने व्याख्यान दिया। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में भाजपा की भूमिका और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने मोदी सरकार की कृषि क्षेत्र में की गई उपलब्धियों की जानकारी दी। प्रदेश महामंत्री पवन साय ने भाजपा संगठन की कार्य पद्धति के बारे में विस्तार से बताया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। 3 दिन ये लोग यहाँ पर रहेंगे और पूरे प्रशिक्षण में कुल 15 विषय तय हैं। शनिवार को बीजेपी के प्रशिक्षण विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी मुरलीधर राव, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भाजपा विदेश संपर्क विभाग के पदाधिकारी विजय चौथाई मोदी सरकार की विदेश नीति पर व्याख्यान देंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की विफलताओं पर पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी ने मिशन 76 तय कर दिया है। 14 उनके विधायक पहले से हैं, यानी पूरी 90 सीटों के ऊपर किलेबंदी की तैयारी।
लेकिन कांग्रेस पीछे नहीं है। कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आज ही रायपुर आए हैं और शनिवार को ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राजीव भवन में दोपहर 1 बजे कांग्रेस कार्यकारिणी और सभी जिला अध्यक्षों की मीटिंग लेंगे। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए पीएल पुनिया ने बताया कि कार्यकारिणी की बैठक निर्धारित है। पार्टी के आगामी कार्यों समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। संसद में सोनिया गांधी पर भाजपा सांसदों द्वारा टिप्पणी के बाबत जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, भाजपा के लोगों की मानसिकता है दूसरे पर अपमानित और अमर्यादित टिप्पणी करने की। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रशिक्षण शिविर पर पुनिया ने कहा कि 2023 में कांग्रेस की जीत होगी, हमारी तैयारी पूरी है। महिला आरक्षण बिल पर कहा, बीजेपी को यह बिल लाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी इस बात का समर्थन करेगी। तो ये तमाम विषय थे जिस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 30 तारीख को, हर 30 तारीख को निर्धारित की गई है, तो कल वो बैठक भी है। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का एनुअल कन्वेंशन भी है, जो काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर किया जाएगा। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है और आखिर इसका लक्ष्य क्या है, जरा इस बात को डिकोड कर लें। आप जानते हैं कि प्रदेश में 1.5 साल बाद चुनाव है और बीजेपी कांग्रेस दोनों अभी से चुनावी मूड में हैं। इस मॉनसून सत्र में बीजेपी सक्रिय दिखी है और आक्रामक भी रही है। इस प्रशिक्षण शिविर और मीटिंग्स के जरिए दोनों दल अपने अपने नेताओं को तैयार कर रहे हैं 23 के लिए। जमीनी मुद्दों की जानकारियां उनको बखूबी दी जा रही हैं और हर बार उसको रिवाइज भी किया जा रहा है। संपर्क करने जनता से और सीधे कैसे जुड़े, इस बात के टिप्स मिल रहे हैं। अनुभवी नेता अपना मार्गदर्शन देने आ रहे हैं। कुल मिलाकर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नेताओं को मानसिक तौर पर तैयार करना, यही इन दोनों पार्टियों का सीधा सीधा लक्ष्य दिखाई पड़ता है। चलिए, और अब जैसे आपने देखा चुनाव की तैयारी छत्तीसगढ़ में 23 को लेकर चल रही है, तो मध्य प्रदेश में आप देखें वहां लगातार चुनाव का क्रम चल रहा है। 51 जिलों में जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी का परचम लहरा है। 51 में से 42 जिलों में बीजेपी और 9 जिलों में कांग्रेस को जीत मिली है, ये दावे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जिले में बीजेपी का अध्यक्ष बना है। शहर सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने ग्राम संग्राम में भी अपना परचम बुलंद किया। 51 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने 41 सीट पर जीत का दावा किया, तो 9 जिलों में कांग्रेस अपनी लाज बचाने में कामयाब रही। चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई जगह बीजेपी और कांग्रेस के बीच झड़प भी हुई। सबसे ज्यादा हंगामा भोपाल में हुआ, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी के कुछ मंत्रियों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आई। एमपी में पंचायत चुनाव भले ही गैर दलीय हुए हों, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने जिला और जनपद पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नाक का सवाल बना लिया, जिसमें सत्ता पक्ष भारी पड़ा है। नतीजों के बाद कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी पर खरीद फरोख्त की राजनीति के आरोप लगा रही है, तो बीजेपी प्रचंड जीत को ऐतिहासिक मानती है। दोनों के दावे अपनी अपनी जगह, लेकिन चुनाव में जिस तरह जोड़ तोड़ और बाहुबल का इस्तेमाल हुआ, ये लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं कहा जा सकता। और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी पर एक बार फिर से गुंडागर्दी का और प्रशासनिक दुरुपयोग का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह पर पुलिस अधिकारियों से मारपीट के आरोप बीजेपी ने भी लगाए। जिला पंचायत चुनाव में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बीजेपी पर गुंडागर्दी करने के आरोप पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि हार से कांग्रेस बौखला गई। वीरी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने न केवल पुलिस अफसरों के साथ मारपीट की, बल्कि कानून हाथ में लेकर कांग्रेसी विचारधारा को भी साफ कर दिया। शर्मा ने शासन प्रशासन से दिग्विजय सिंह पर वैधानिक कार्रवाई की मांग की। उपाध्यक्ष के लिए भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, पैसा, पुलिस, प्रशासन चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में हार की खींच के कारण, और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस प्रकार से पुलिस के अधिकारी पर कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। कोर्ट जाए, ये उनको अधिकार है, इसमें कोई हम लोगों को आपत्ति नहीं है, वो जरूर कोर्ट जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, डिंडौरी, नर्मदापुरम, झाबुआ और राजगढ़ में जीत दर्ज की है। तो कांग्रेस बीजेपी में मौजूदा वक्त में जितनी कटुता देखी जा रही है, वैसी शायद ही कभी पहले रही। चुनाव तो पहले भी हुए, केंद्र से लेकर राज्यों तक कटुता का स्तर शीर्ष के ऊपर है। एमपी अकेले की बात करें तो यहां ऐसा क्यों है, समझें, डिकोड करते हैं।
जिला पंचायत हो या नगरीय निकाय चुनाव ऐसे होते हैं जैसे सीधा प्रभाव विधानसभा चुनाव पर पड़ना है, ये बात दल जानते हैं। जिला या जनपद के अध्यक्ष और सदस्य सीधे तौर पर जनता से जुड़े होते हैं, उनके आसपास के होते हैं और इसका लाभ पार्टियों को मिलता है। दोनों दलों ने अपना अपना पूरा जोर चुनाव के प्रचार में लगाया और इसके बाद से नतीजों को लेकर एक प्रतिस्पर्धा के साथ कटुता बढ़ती गई। कटुता का जो स्तर आज हमने देखा उसकी बड़ी वजह है कमलनाथ की सरकार गिरी या गिराई गई। जो आप समझें, कांग्रेस बीजेपी के बीच में राजनीतिक सहिष्णुता जिस तरह की दो दलों के बीच सत्ता पक्ष विपक्ष में रहनी चाहिए वो तब से ही समाप्त है, खत्म है। और इसमें बड़ा काम करते हैं नेताओं के बयान, इसमें बड़ा काम करते हैं उनके आपसी तौर के ऊपर एक दूसरे के कार्यों को खारिज करने वाले, नकारने वाले वक्तव्य या जेस्चर। चलिए अब एक अहम बात जो कि बहुत बड़े वर्ग से जुड़ी है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी है। केंद्र के बराबर डीए और एचआरए बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 4 दिन से हड़ताल करने वाले छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आज रैली निकालकर अपना विरोध जताते नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा और देर शाम तक उन पर कुछ कार्रवाई भी हुई। महंगाई भत्ता लेकर आएंगे। केंद्र के बराबर महंगाई और आवास भत्ते की मांग को लेकर बीते 4 दिनों के साथ आज भी राज्य के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहे। आखिरी दिन जिलेवार रैली निकालकर प्रदर्शन किया जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने राज्य की भूपेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए और मौजूदा रवैये पर नाराजगी जाहिर की। मांग पूरा नहीं होता तो बहुत जल्दी समीक्षा बैठक रविवार को बुला करके अनिश्चितकालीन आंदोलन भी करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। हमको लगता है कि सरकार और सरकार में बैठे हुए अधिकारी प्रदेश के 5.5 लाख कर्मचारियों को चुनौती दे रहे हैं। वहीं गरियाबंद में सरकारी कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया, एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों से अवगत कराया। दुर्ग में सरकारी कर्मचारियों ने सिर मुंडाकर अपना विरोध जताया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का दावा है कि उनके हड़ताल को राज्य के सभी 5 राजस्व संभागों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा में बेहतर साथ मिला है। वहीं मांगे न माने जाने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की तैयारी भी है। इसे लेकर 31 जुलाई को 88 संघों की एक बैठक है। तो जैसा तय था 5 दिनों का, आज कर्मचारी 5 दिन की अपनी हड़ताल को करने के बाद उनकी हड़ताल समाप्त हो गई। एक ज्ञापन सौंपा और अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर रूपरेखा बनाने की बात बताई। अब जरा इसका असर क्या है इसको भी समझ लें। पहली बात तो ये कि सरकार को कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इन 5 दिनों की हड़ताल ने कर्मचारियों की एकता की एक तस्वीर तो दिखाई। अगर कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए तो राज्य सरकार और उससे भी ज्यादा आम लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। राज्य के तकरीबन सभी कर्मचारी संगठन अपनी मांग पर अडिग दिखे हैं। सरकार कर्मचारी संगठनों को कैसे मनाती है, क्या समाधान निकालती है, कितनी मांगे मानी जाती हैं, ये सब देखना होगा। लेकिन फिलहाल वो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। और एक अहम बात और ये भी कि देर शाम तक सरकार ने भी अपने तल्ख तेवर दिखाए हैं और जो लोग हड़ताल पर गए थे उनकी तनख्वाह काटने के बारे में एक नियम के तहत एक आदेश भी इस पे जारी हुआ। अब देखना होगा इस पे आगे क्या होता है। खबर अब जबलपुर से है, जहां एक बार फिर पुलिस की बर्बरता दिखी। पुलिसकर्मी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से क्या सलूक किया, देखें जरा। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर स्टेशन की हैं, जहां एक पुलिसकर्मी बेरहमी से बुजुर्ग व्यक्ति की लात घूंसों से पिटाई करता दिख रहा है। पुलिसकर्मी की हैवानियत यहीं पर खत्म नहीं होती। इतना सब कुछ करने के बाद पुलिसकर्मी बुजुर्ग के दोनों पैर पकड़कर घसीटता हुआ दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाता है और रेल लाइन की ओर पीठ के बल शरीर का आधा हिस्सा लटका देता है। इस घटना का वीडियो ट्रेन पर सवार एक यात्री ने बनाया है। चूंकि ये वर्दी में वहाँ मौजूद था हमारा जवान, इसके द्वारा मना किए जाने पर इसने उसको भी गाली दी और फलस्वरूप ये मारपीट की घटना घटित हुई। इसको संज्ञान में लेते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक रीवा द्वारा इसे निलंबित कर दिया गया। दरअसल बुजुर्ग के साथ एक व्यक्ति किसी बात पर गाली गलौज कर रहा था, जिसकी शिकायत उसने प्लेटफॉर्म पर खड़े एक पुलिसकर्मी से की। शिकायत के बाद पुलिस वाले ने बुजुर्ग को लात घूंसों और बेल्ट से बुरी तरह पीटा। पुलिसकर्मी की पहचान कांस्टेबल अनंत शर्मा के तौर पर हुई है। वहीं इस वीडियो की पुष्टि होते ही एसपी नवनीत भसीन ने उसे सस्पेंड कर दिया है। तो लोगों की रक्षा के लिए और सेवा के लिए खाकी वर्दी पहनी जाती है, लेकिन खाकी वर्दी में रहकर ऐसा सलूक तो उनके वरिष्ठ अधिकारी भी मानते हैं कि गलत हुआ, तभी सस्पेंशन हुआ और इसके बाद आगे क्या एक्शन लिया जाता है
कुल मिलाकर मामला अपने बर्ताव को सुधारने को लेकर है ताकि खाकी बदनाम ना हो, पूरा वर्ग बदनाम ना हो। अब बात कर्नाटक की। बीते 10 दिन में कर्नाटक में 3 हत्याएं हो चुकी, जिसके बाद राज्य की मुंबई सरकार एक्शन में है। ताजा मामला मंगलुरु से सामने आया, जहां बीती रात एक युवक की हत्या कर दी गई। कर्नाटक में खौफ और हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक कुल 3 हत्याएं हो चुकी हैं, वो भी महज 10 दिन के भीतर। लेकिन इन हत्याओं के बीच एक खास समानता है और वो है वारदात को अंजाम देने का तरीका, जो कमोबेश एक सा रहा है। ताजा मामला मंगलुरु के मंगलपेट इलाके का है, जहां बीती रात फाजिल नाम के एक शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने मामले में 12 संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए एक आरोपी की शिनाख्त की गई। इसके पहले 26 जुलाई को दक्षिण कन्नड़ के बीजेपी नेता प्रवीण निट्टारू की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। तो दक्षिण कन्नड़ में 19 जुलाई को मोहम्मद मसूद नाम के एक शख्स को मौत के घाट उतारा गया। अब सीएम बसवराज बोम्मई ने ऐसी वारदातों से निपटने के लिए यूपी मॉडल अपनाने की बात कही है। यूपी मॉडल। तो आज सीएम कह रहे हैं कर्नाटक के यूपी मॉडल अपनाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये यूपी या योगी मॉडल है क्या? जरा इस बात को डिकोड करें। आपको विकास दुबे याद होगा, जिसने दबिश देने आए पुलिस वालों की हत्या कर दी थी और इसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उसका एनकाउंटर हो गया। बाद में उसके मकान पर बुलडोजर चलवा दिया गया। इसके बाद यूपी में एक पैटर्न देखने को मिला, जिसमें आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलने लगे। मध्य प्रदेश में भी यह क्रम दिख रहा है। कर्नाटक में इसी बुलडोजर मॉडल को फॉलो करने की बात वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं, ताकि इस तरह के घटनाक्रम के ऊपर अंकुश लग सके, लगाम कस सके। चलिए अब एक और मामला जो कांग्रेस से जुड़ता है। कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन ने एक बयान दिया था राष्ट्रपति को लेकर, जिस पर काफी हंगामा हुआ और अब तो वे स्वयं भी पत्र लिखकर इस पर माफी मांग चुके हैं। हंगामे की इन 2 तस्वीरों को देखिए, पहली लोकसभा की तो दूसरी राज्यसभा की, जहां आज भी कल ही की तरह बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। मसला अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति पर दिए गए बयान को लेकर ही है, जिस पर बीजेपी बेहद आक्रामक दिख रही है। बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रही है। इस सच ए हीनियस एंड such a condemnable statement that Congress party as a whole must properly apologize to the House and before the nation also. वहीं दूसरी तरफ विवादित बयान देने वाले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ये कह चुके हैं कि वो खुद राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगेंगे, लेकिन पाखंडियों से माफी नहीं मांगेंगे। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। नतीजा ये रहा कि दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। तो लोकतंत्र का आधार स्तंभ है लोकसभा राज्यसभा, जहां सरकार के कामकाज की समीक्षा होती है, विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है। हंगामे का होना वहां निश्चित तौर पर लाजमी लगता, लेकिन इस पूरे प्रकरण में क्या सामने आ रहा जरा डिकोड करें। हमारे देश के लोकतंत्र के 3 पिलर हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। विधायिका यानी कि लोकसभा राज्यसभा, जहां कानून बनते हैं, सरकार की जवाबदेही तय होती है। हंगामे की वजह से संसद का कामकाज अगर ठप हो या कार्यवाही स्थगित हो जाए तो जिसका सीधा नुकसान देश को, जनता को, आपको, हमको उठाना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक संसद की कार्रवाई में प्रति घंटे तकरीबन 1.5 करोड़ का खर्च होता है। सोचिए एक सत्र में कितने करोड़ खर्च होते होंगे। अगर संसद में हंगामा होता है तो सीधे सीधे आम जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी। इस बात पर हंगामे की खास बात यह है अब की बार कि हंगामा विपक्ष नहीं कर रहा, सत्ता पक्ष इसको आगे ले जा रही है। मुद्दा बड़ा है, इस पर संसद को चलाने की जिम्मेदारी जिस पक्ष पर है, अगर वो इस तरह से कार्यवाही को लेकर रुख अपनाएगा तो सवाल उठेंगे। और एक बात इसमें अपडेट ये कि अधीर रंजन चौधरी ये कह चुके थे कि वो स्वयं मिलकर माफी मांगेंगे, लेकिन जानकारी ये भी है कि पत्र वे राष्ट्रपति को लिख चुके हैं, उनसे खुद इस पर माफी मांग चुके हैं। चलिए अब आज के अहम दिन की बात करें। टाइगर्स डे के अवसर पर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला। इसमें सबसे बड़ी भूमिका कान्हा नेशनल पार्क की है। रायपुर में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने 4 शावकों का नामकरण भी कर दिया है। कुछ खबरें, तस्वीरें जो सुकून पहुंचाती, देखें आप।
आप किसी टाइगर रिजर्व में जाएं पर बाघ न दिखे तो सफर अधूरा सा लगता है, लेकिन कान्हा नेशनल पार्क ऐसे बाघों के लिए जाना जाता है जो पर्यटकों को देख अपना रास्ता नहीं बदलते बल्कि उनके सामने ही चलते फिरते हैं और सेल्फी लेने का भरपूर मौका भी देते हैं। टाइगर डे सेलिब्रेशन, टाइगर जब तक उनको नहीं दिखता है तब तक उनका पर्यटन किसी भी टाइगर रिजर्व का पूरा नहीं होता। सबसे पहले मिलिए बाघिन नैना से। अपने 4 शावकों के साथ पर्यटकों को एक साथ दिखना इसकी खासियत है। ऐसी ही दूसरी बाघिन है नीलम। नीलम भी अपने परिवार के साथ पर्यटकों की जिप्सी के आगे आगे चलती हैं। कान्हा की शान और जान रहे मुन्ना बाघ के बाद नैना और नीलम को उसके शावकों के साथ देखा जाना पर्यटकों को भी खासा भाता है। टाइगर जब बार बार दिखती है तो नाम नीलम पड़ जाए तो वो नाम सबके जबान पे चढ़ जाता है और बार बार दिखने के कारण से वही नाम पॉपुलर हो जाता है। यूं तो बाघों के नाम कोडवर्ड पर होते हैं, लेकिन कान्हा पहुंचने वाले पर्यटक अपने पसंदीदा बाघों का नाम खुद ही रख देते हैं, जो काफी लोकप्रिय भी रहे हैं। तो शान वाला शानदार जीव है बाघ और इसके दिन के ऊपर ये तस्वीरें निश्चित तौर पर सुकून देने वाली हैं। सुकून हमारे आपकी लाइफ में भी हो और ये सुकून हम आगे बरकरार रख सकें, इसके प्रयास हम सबको भी मिलकर करने चाहिए। आज के लिए न्यूज डिकोड में बस इतना ही। कल फिर आपसे 8:55 पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।